एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या बैंक के पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए इडियम्स अगर आपको 5 मिनट बाद भूल जाते हैं तो आज की क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए ब्लैक बुक के 40 सबसे इम्पॉर्टेंट इडियम्स। ऐसे फनी एग्जाम्पल में याद करवाऊंगा कि एग्जाम तक भूलना बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आप सभी के लिए। तो देखिए, आज मैं आप सभी को ब्लैक बुक के टॉप 200 इडियम्स फ्रेजेस की जो क्लास है उसको मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज 40 वोकैब इडियम्स आप सभी को करवाऊँगा और ऐसे 40-40 करके ये 5 क्लासेस में हम लोग टोटल 200 करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद कैरियर पाथ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग पहला वर्ड देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा कि पहला वर्ड है बीट अबाउट या अराउंड द बुश। ठीक है, देखिए इसमें है क्या कि मैंने पहले इसमें इडियम्स रखा है, फिर इसको मीनिंग जो कि एसएससी एग्जाम्स में जैसे पूछा गया था इसका मीनिंग उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही इसका हिंदी अर्थ और कितनी बार पूछा गया है, मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसको याद करने के लिए देसी ट्रिक्स या निमोनिक्स के द्वारा लेके आया हूँ। तो देखिए पहला वर्ड क्या बताया मैंने, बीट अबाउट द बुश, यानी बीट अबाउट भी पूछा जा सकता है या अराउंड द बुश पूछा जा सकता है। तो इसका जो एसएससी में मीनिंग दिया हुआ था उसका क्या था कि वो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक या फिर स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, मतलब क्या है इसका हिंदी में कि घुमा फिरा कर बात करना। घुमा फिरा कर बात करने का मतलब पॉइंट पर ना आना, जल्दी से इधर उधर की बातें करते रहना। देखो 18 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वर्ड 18 बार आ चुका है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए याद करने का क्या ट्रिक है कि बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। ठीक है, क्या है कि अगर झाड़ी के में छिपा सांप मारना हो और कोई झाड़ी के आसपास अराउंड डंडा पीटता रहे, मतलब क्या कि वो सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि मान लिया कोई सांप जो है वो झाड़ी में घुस गया और एक आदमी है वो सांप को छोड़कर केवल झाड़ी पीट रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई मेन पॉइंट पर आ, बीट अबाउट द बुश मत कर। ठीक है, बीट अबाउट द बुश मत कर, मेन पॉइंट पर आ, मतलब कि सांप को मार, ये इधर उधर डंडा मत पटक। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि मान लिया कोई सांप बुश में घुस गया और कोई अराउंड उसको पीट रहा है, मतलब कि झाड़ी के आसपास पीट रहा है, सांप पर नहीं मार रहा है, तो उसको क्या होगा कि घुमा फिरा कर इधर उधर की बात करना, मेन पॉइंट पर ना आना। अगला वर्ड क्या है, देखो अगला वर्ड है स्पिल द बीन्स। अब देखो इसका क्या है इंग्लिश में, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली। देखो इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो उसमें इंग्लिश ही लिखा होगा, उसमें हिंदी नहीं लिखी होगी। हिंदी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो स्पिल द बीन्स में क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब अनजाने में भेद खोल देना। देखो 20 बार ये वर्ड पूछा गया है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो वर्ड और आगे दिए हुए हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए स्पिल का मतलब क्या होता है, गिराना। ठीक है, यानी कि क्या है कि छिपाकर रखे हुए बीन्स के डिब्बे को गलती से गिरा देना जिससे राज बाहर आ जाए। मतलब बीन्स मतलब जैसे जो बीन्स है जिसमें बीन्स के दाने रखे हुए हैं, तो क्या हुआ कि किसी ने उसको छिपा कर रखे गए थे वो डिब्बे जिनमें वो दाने थे, और किसी ने उसको गलती से गिरा दिया। अब गिरा दिया तो सबको पता चल गया कि इसमें क्या रखा हुआ था, बीन्स रखे हुए थे। ठीक है, तो उसको ऐसे हम लोग याद कर लेंगे कि जैसे कोई राज खुल जाना, गलती से कोई राज खुल जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 20 बार पूछा गया है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका अर्थ क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब क्या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना। तो क्या है याद करने का तरीका, देखो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कोई चीज़ इतनी महंगी हो कि उसे खरीदने के लिए अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़े। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ इतनी महंगी पड़ गई कि लोग क्या है अपनी जैसे कहते हैं ना कि किडनी बेच दी, तो उसी टाइप में कि मतलब जो हाथ पैर जिससे लोग कमाते हैं खाते हैं
उसको ही बेचना पड़ जाए, इतनी महंगी चीज़ खरीदना पड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कि बहुत ही एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जिसको खरीदने के लिए चाहिए। अगला वर्ड देखते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग देखते जाइए, और भी आगे तो और भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। क्या है कि वंस इन अ ब्लू मून, देखो 18 बार पूछा गया है 8 एग्जाम्स में। क्या है कि रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ईद का चांद होना, मतलब क्या है वंस इन अ ब्लू मून का, कि कभी कभी दिखना, डेली ना दिखना। ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है कि बहुत दिनों बाद दिखना, रेयरली दिखना है, रेयरली एंड फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका मैंने बनाया कि ब्लू मून मतलब नीला चांद। क्या होता है कि आसमान में नीला चांद बहुत दुर्लभ यानी रेयर होता है। ब्लू मून किसको कहते हैं, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ब्लू मून क्या होता है कि जब दो पूर्णिमा एक साथ पड़ जाती हैं, ठीक है। तो जब दो पूर्णिमा एक साथ पड़ती हैं, मतलब कि ब्लू मून में क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चांद क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो वो डेली तो होता नहीं है, वो कभी कभार होता है ना। ब्लू मून क्या होता है, कभी कभार होता है। तो वही है इसका मतलब कि रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, मतलब कभी कभी वो चीज़ दिखनी। आई थिंक आप लोगों ने रिलेट कर लिया होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो अगला वर्ड क्या है, फेस द म्यूजिक। देखो फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है किए का परिणाम भुगतना। मतलब फेस द म्यूजिक का अर्थ ये भी होता है कि टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर गेट मिस्टेक या गेट रेप्रीमेंडेड। मतलब क्या है कि गलती करने के बाद पापा की डांट रूपी म्यूजिक, गालियां, फटकार, तो चुपचाप फेस करनी ही पड़ेंगी। मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, और घर पहुँचे तो आपके माता या पिताजी ने क्या किया कि आपको डांटना शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है कि आपने गलती की है, उसके लिए क्या है, आपको डांट तो पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, उसको चुपचाप बैठ के उसको सुनते हैं, क्योंकि आपने गलती की है। अगर बोलेंगे तो हो सकता है अभी डांट पड़ रही है, आगे चल के मार भी पड़ जाए। तो क्या होता है कि उस म्यूजिक को सुनना, मतलब गालियाँ जो पड़ती हैं, आप लोगों को गालियाँ पड़ रही हैं तो उनको सुनना बैठ के, तो उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। मतलब म्यूजिक को ज़बरदस्ती फेस करना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि ये का परिणाम भुगतना। अगला वर्ड क्या है, देखो वर्ड है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का अर्थ होता है टू नॉट फील वेल। ये जो यहाँ पे वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हैं, एग्जैक्ट यही लाइन आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये तो मान लिया आपके समझने के लिए है, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये आप इससे रिलेट करके पता कर सकते हैं। तो इन जो लाइनें हैं, ये वाला जो इसका मीनिंग लिखा है, मेन ध्यान आप इस पर देना है आपको, ठीक है। तो क्या है कि टू फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, मतलब बीमार होना, ठीक है। टोटल इसका अर्थ क्या होता है, बीमार होना। देखो कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका अर्थ है बीमार होना। अब याद इसको कैसे करेंगे, वेदर माने क्या होता है, मौसम। देखो मौसम बदलने के प्रभाव के नीचे, मतलब अंडर आ जाना, मतलब क्या होता है, लोग देखो जैसे आप बीमार हुए, क्या होता है कि जैसे अभी गर्मियाँ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ थी। अब क्या हुआ, बारिश होने लगी, ठीक है। बारिश से क्या हुआ, बारिश जब होना स्टार्ट हुई तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा। अभी क्या हो कि अचानक से किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो क्या होता है कि जैसे कोई भीग गया या कोई है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस मौसम को के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मतलब क्या हुए, वे वेदर के अंडर आ गए, मतलब वेदर के नीचे, मतलब प्रभाव में आ गए। तो क्या कहते हैं, जैसे ठंडी हो गई अचानक से, मैंने बताया ना कि अभी अचानक ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो कुछ लोगों को बुखार आ गया या जुकाम हो गया, तो कहेंगे, लोग घर में कहने लग जाते हैं कि अरे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मौसम चेंज हो रहा है, ये उसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि मौसम चेंज होना यानी अंडर द वेदर होना। वेदर जो है उसके प्रभाव में आ जाने, अंडर का मतलब प्रभाव में आ जाने के कारण क्या हुआ, बीमार हो गया। यानी टू नॉट फील वेल, मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। टू फील सिक और अनहेल्दी, अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहा है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला वर्ड क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसका क्या अर्थ होगा, तो इसको देखो, इसका अर्थ होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज।
मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ ना होना, अनप्लीजेंट होना, मतलब कोई अगर जो आपके लिए सुखदायक ना हो, दुखदाई हो, वैसा कुछ होना, या फिर कुछ ऐसा होना जो कंप्लीटली आपके लिए सरप्राइज हो, मतलब आकस्मिक घटना। ठीक है, देखो 12 बार ये वर्ड पूछा गया है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो ब्लू का मतलब क्या है, आसमान से रिलेट करेंगे। ब्लू क्या होता है, आसमान। तो क्या है कि साफ नीले आसमान से अचानक बोल्ट यानी बिजली गिर जाना। क्या हुआ, अचानक आई मुसीबत। देखो बोल्ट माने क्या है, बोल्ट को हम लोग रिलेट करेंगे बिजली से, या बोल्ट का आप लोगों को पता हो तो जैसे नट बोल्ट होता है, ठीक है, नट बोल्ट कैसा होता है। तो ऐसे याद कर लो कि आप आसमान, ब्लू आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे खड़े हुए थे, अचानक से क्या हुआ, आपके ऊपर बोल्ट गिर गया, मतलब नट बोल्ट गिर गया। तो क्या हुआ, वो आपके साथ एक आकस्मिक घटना है और आपको चोट लग गई, तो अनएक्सपेक्टेड था वो चीज़, अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। देखिए अगला वर्ड है बरी द हैचेट। अब इसको कैसे याद करेंगे, बरी द हैचेट का पहली चीज़ तो इसका जो वर्ड आता है एग्जाम में वो कैसा आता है, टू मेक पीस, मतलब झगड़ा को ख़त्म करना, शांति का माहौल बनाना। ठीक है, बरी द हैचेट क्या है, टू इंड अ क्वेरल, मतलब एक किसी झगड़े को बरी कर देना। जैसे बरी क्या होता है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बरी वर्ड सुना होगा कि कोर्ट से बरी हो गया कोई। ठीक है, तो कोर्ट से बरी हो गया, वो बरी कब होता है, ऐसे रिलेट करो कि अगर कोई बरी होता है तो कैसे बरी होता है, उसका मान लिया किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, फिर वो क्या हुआ, जेल चला गया। ठीक है, अब जेल चला गया, लेकिन जब उसको सज़ा मिल गई, जेल चला गया, सज़ा मिल गई, तो जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको सज़ा मिल गई। जिसको उसने मारा पीटा था या कुछ उसके साथ नुकसान किया था, तो उसको क्या है, थोड़ा सांत्वना मिल गई, तो उसने क्या किया, झगड़े को ख़त्म किया। जब झगड़े को ख़त्म किया, कहते हैं ना सुलह लगाया, तो जब ये सब हुआ तो क्या हुआ, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। ठीक है, तो बरी कब किया, जब उसका झगड़ा ख़त्म हुआ तब उसको कोर्ट ने बरी किया। ठीक है, तो एक तो ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा मैंने इसके लिए बढ़िया एक और रखा है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, जैसे हैचेट का क्या अर्थ होता है, कुल्हाड़ी। क्या है कि अपनी लड़ाई की कुल्हाड़ी को मिट्टी में बरी यानी दफना देना, मतलब अब दोस्ती कर लेना। ठीक है, जैसे हैचेट अगर आप लोगों को पता है कि हैचेट में से कुल्हाड़ी होता है, अगर नहीं पता है तो ये भी एक वर्ड है, याद रखिए, कहीं भी आपको मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। तो क्या है कि मान लिया आपके पास कोई अपनी लड़ाई की कुल्हाड़ी थी, उसको आपने क्या किया, मिट्टी में दफना दिया। मतलब कहते नहीं है कि जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया तो कहते हैं मिट्टी डालो इस पर, काम ख़त्म करो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, आपने आपके जो लड़ाई का जो झगड़े की जड़ थी उसको आपने बरी किया, दफना दिया और एक दूसरे से दोस्ती कर ली। और अगला वर्ड देखते हैं वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, वाइल्ड गूज चेज ये भी क्या है, एक इडियम्स है, और इसका अर्थ होता है अ वर्थलेस हंट और चेज, यानी फ्यूटाइल सर्च, मतलब कोई ऐसी चीज़, वाइल्ड गूज चेज कि मतलब ऐसा है कि निरर्थक खोज, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे आप फर्जी में दौड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसको चेज करने के लिए फर्जी में उसको दौड़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो वर्थलेस है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, गूज का मतलब होता है हंस। क्या है कि एक आज़ाद जंगली हंस के पीछे भागना बेकार है, वो कभी हाथ नहीं आता है। क्या है कि जैसे आप कहीं गए घूमने टहलने, जंगल की ओर गए और वहाँ पर आपको कोई हंस दिख गया, हंस का मतलब हंस दिख गया, या कोई ऐसी चिड़िया दिख गई, मान लिया मोर दिख गया। ठीक है, मोर क्या है, वो जंगली है, आपने देखा बहुत अच्छा वो था, आप क्या किए, उसके पीछे दौड़ने लगे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो जंगली है, आप उसको कहाँ पकड़ पाएंगे, वो उड़ जाएगा। और फिर भी आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं, उसको चेज करते जा रहे हैं, तो क्या है, वाइल्ड गूज चेज ही तो कर रहे हैं, कि कोई मतलब नहीं है उसका, तो उसको बोलेंगे वाइल्ड गूज चेज। मतलब कि वाइल्ड गूज चेज का मतलब फर्जी हंस के पीछे, हंस को चेज करना, वो क्योंकि आपको मिलने वाला नहीं है। और वाइल्ड मीन्स जंगली। ठीक है, जंगली है तो आपको मिलने वाला नहीं है, अगर पालतू होता तो हो सकता है आप पकड़ सकते थे, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। अगला वर्ड क्या है, देखिए अगला वर्ड है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का क्या मीनिंग होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। तो क्या है, इसको हम लोग रिलेट करेंगे ऐसे कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आखिरी मौके पर। पहले हिंदी वर्ड देख लेते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो वो तो साथ में देख ही रहे हैं, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखो क्या है कि घड़ी में 12 बजने वाले हों, मतलब घड़ी में कितना बजता है, 12 तक बजता है, उसके बाद
फिर से 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। क्या है, घड़ी में 12 बजने वाले हैं और 12 बजे क्या हो, आप डेडलाइन हो, किसी चीज़ के लिए डेडलाइन हो और वो टाइम आने वाला हो और कोई 11वें घंटे में काम शुरू करे, यानी बिल्कुल अंतिम समय पर। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया आपका एग्ज़ाम 12 बजे से है, ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके घर से मान लिया 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। आपके पास अब 11 बजे आपको पता चलता है, आपको याद आता है 11 बजे कि अरे यार मेरा तो आज एग्ज़ाम है। अब क्या हुआ, आपके पास 1 घंटा का समय है और 1 घंटे में आपको 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना है। तो वो क्या हुआ, आपके लिए बिल्कुल वो आखिरी समय है, आपको बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वही है कि एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब कि टोटल 12 घंटे थे, 12 घंटे में अब बिल्कुल 11वें घंटे पर आप हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल अब लास्ट का समय है, आखिरी समय है, तो इसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका अर्थ होता है प्रेज वन सेल्फ, मतलब अपनी ही तारीफ करना। टाक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने ही बारे में डींगे मारने टाइप का, ठीक है। तो क्या है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये भी एक कहावत है हिंदी की। देखो इसको याद करेंगे हम लोग। अपना ट्रम्पेट बाजा, यानी ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, बाजा, खुद ही जोर जोर से बजाना, मतलब अपनी ही तारीफ खुद करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, अपना ही बाजा खुद बजाना, मतलब अपना बाजा बजाने का मतलब अपनी ही बातों को, अपनी ही तारीफ लगातार झोंके रहना, तो उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे वर्ड नंबर 12 से, लेकिन वर्ड नंबर 12 पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन कैसे हम लोग करेंगे, मैं वर्ड पढ़ूंगा और आप लोगों को मन ही मन उसके अर्थ को देखना है आंखें बंद करके। तो देखो पहला वर्ड क्या है, बीट अबाउट द बुश। बताओ इसका मतलब क्या होगा, बीट अबाउट द बुश। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा, देखो मैं भी साथ में आपको वर्ड बताते चलता हूँ। स्पिल द बीन्स का मतलब बीन्स को स्पिल कर देना, यानी डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ कि अनजाने में भेद खुल जाना। अब बताओ नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब अपने हाथ और पैर को भी दांव पे लगा देना। तो क्या हुआ इसका अर्थ, बहुत महंगा पड़ना। नेक्स्ट वर्ड वंस इन अ ब्लू मून। बताओ वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून वंस मतलब कभी कभार वाली चीज़ें, ठीक है। ईद का चांद होना, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड है फेस द म्यूजिक। बताओ इसका अर्थ क्या होगा, किए का परिणाम भुगतना, मतलब फेस द म्यूजिक क्या बताया था मैंने कि आप कोई गलती करके आए हैं और घर में डांट पड़ रही है, तो उस म्यूजिक को आप लोग फील करेंगे, मतलब बैठ के बढ़िया सुनेंगे अच्छे से, कि बोलेंगे तो अभी मार के डांट की जगह मार भी पड़ने लग जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है अंडर द वेदर। वेदर में फंस जाना, मतलब कि मौसम के प्रभाव में फंसना का क्या अर्थ होता है, मैंने बताया था बीमार हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि ब्लू मतलब नीले आसमान से क्या हुआ, बोल्ट गिर गया आपके ऊपर, क्या अचानक से, मतलब कोई आकस्मिक घटना। नेक्स्ट वर्ड है 9th नंबर बरी द हैचेट। क्या हुआ, बरी द हैचेट, कोई बरी कब होता है, बरी मतलब क्या कब होता है, जब वो अपना झगड़ा झंझट क्या होता है ख़त्म कर लेता है, पीस बनाता है, टू मेक पीस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड गूज चेज। क्या है कि वाइल्ड गूज चेज, गूज का मतलब किसी हंस के पीछे फर्जी के दौड़ना, चेज करना उसको, वाइल्ड मतलब जब वो जंगली हो, तो निरर्थक खोज। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। क्या है एट द 11th आवर, मतलब 12 घंटे होते हैं, 11वें पे पहुंच गए, मतलब क्या है वो आखिरी समय, तो क्या हुआ इसका आखिरी मौके पर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपना ही मुंह बजाना, मतलब अपने लिए अपना ही मुंह बजाना, तो क्या हुआ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। प्रेज वन सेल्फ, टाक बोस्टफुली। अब आओ हम लोग और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा आपको पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ पीछे के वर्ड्स को। क्या है कि ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होता है, चुप्पी तोड़ना हिंदी में। क्या है इसका कैसे आएगा एग्जाम में, इनिशिएट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब इसको याद करने का क्या तरीका क्या है कि मान लिया ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, आइस क्या होती है, हमेशा जमी होती है, ठीक है। आइस क्या होती है, जमी होती है, और बोल रहा है वर्ड कि ब्रेक द आइस मतलब आइस को तोड़ देना, मतलब जमी हुई है। क्या आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी, जैसे
कई लोग दोस्त लोग बैठे हुए हैं आपस में, फिर कुछ देर तक कोई दोस्त ऐसा होता है जो नहीं बात करता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे तीन लोग बैठे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, एक एक बिल्कुल चुप बैठा है। तो कुछ देर लोग बात करेंगे, उसके बाद में उससे कहेंगे क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? सुना होगा, कई बार ऐसे सुना होगा कि तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी को जो इंग्लिश में बनाया गया कि क्या मुंह में आइस जमा है, ब्रेक द आइस, मतलब अपनी चुप्पी तोड़ो, बोलो कुछ। तो क्या है कि अजनबियों के बीच जमी हुई ऑकवर्ड शांति, आइस को तोड़कर ब्रेक यानी बातचीत को शुरू करना। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि गेट इनटू हॉट वाटर। इसका क्या अर्थ होता है, मुसीबत में पड़ना। क्या है कि टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, किसी मुसीबत में पड़ना या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ना। तो इसका ये अर्थ होता है। क्या है याद करने का तरीका कि उबलते हुए गर्म पानी में गिर जाना, जाहिर है कि इंसान मुसीबत में ही पड़ेगा। क्या है कि गेट इनटू हॉट वाटर। इनटू का मतलब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनटू ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा कि इनटू का यूज कब होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ में गिर जाती है या कूद जाती है, छलांग लगा देती है, अंदर चली जाती है कुल मिला के। तो मान लिया क्या है कि आप कहीं जा रहे थे, अपने से रिलेट करके देखो, और हॉट वाटर का एक, मान लिया किसी चीज़ में भरा रखा हुआ था गर्म पानी, और आपका पैर उसके अंदर पड़ गया, मतलब इनटू हॉट वाटर। तो आपको क्या होगा, अब परेशानी होगी, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो बस ऐसे याद कर लो। अगला वर्ड देखते हैं, बहुत ही आसान है याद करना, बस एक बार आप लोग डेडिकेशन के साथ पूरी वीडियो देख लीजिए बस। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जो अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई किसी भी एग्ज़ाम में, कि इसमें से एक भी वर्ड ना आए। इतनी बार ये वर्ड रिपीट हुए हैं। अगर देखा जाए इडियम्स फ्रेज में, अगर ये 200 वर्ड आप लोगों ने अच्छे से कर लिए मेरे साथ, तो आपको मैं 99% कह सकता हूँ कि जैसे मान लिया अगर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इडियम्स फ्रेज से, ठीक है, तो आप लोग 100% इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। 4 अगर नहीं कर पाए, अगर अच्छे से आप लोगों ने थोड़ा और ध्यान से पढ़ लिया तो 4 भी कर लेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो वर्ड क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड। देखो देखो वर्ड ही अर्थ बताता है, खुद बोलता है। अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या है, नेल को, जो कोई कील है या नाखून है, ठीक है, उनको क्या है किसी के हेड पे चुभ होना। ठीक है, हिट मतलब मारना। तो क्या है, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब सटीक जवाब देना। क्या है कि हेड क्या होता है, किसी व्यक्ति का हेड क्या होता है, मेन होता है, मेन पॉइंट होता है। तो उसी पे डायरेक्ट हिट करना, मतलब सटीक जवाब, बिल्कुल निशाना चूके ना, वैसा कुछ सीन। क्या है कि कील नेल मतलब कि कील के बिल्कुल सिर, हेड पर हथौड़ा मारना, ना इधर ना उधर, यानी एकदम सटीक काम करना। समझ गए होंगे आप कि हिट द नेल, हिट मतलब क्या होता है, मारना, द नेल ऑन द हेड मतलब कि जो कील है उसके हेड पे बिल्कुल हथौड़ा मारना, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। अगला वर्ड है कि हैव एन एक्स टू ग्रिंड। अब इसका अर्थ क्या होता है, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव। मतलब क्या है इसका अर्थ, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व मतलब अपने लिए काम करना, दूसरों के बारे में कोई फिक्र ना करना। ठीक है, तो क्या है कि हैव एन एक्स टू ग्रिंड। देखो इसको कैसे याद करेंगे कि ग्रिंड मतलब क्या होता है, पहली चीज ग्रिंड मतलब होता है ग्राइंडर, आप लोगों ने सुना होगा, ग्राइंडर घर में सबके होता है। ठीक है, तो क्या है ग्राइंडर से क्या होता है, उसमें कोई चीज़ पीसी जाती है, घिसी जाती है। सॉरी, क्या होगा, ग्रिंड का मतलब घिसना। कोई आपकी मदद इसलिए करे क्योंकि उसे अपनी कुल्हाड़ी तेज करवानी हो, यानी निजी स्वार्थ के लिए। मतलब जैसे क्या है कि आप किसी से, आपकी किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो उसने हेल्प क्यों कर दी, क्योंकि उस, मान लो आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है, ग्रिंड मतलब क्या होता है, घिसना। ठीक है, और एक्स वर्ड दिया है, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ऐसे रिलेट करो कि आपके पास एक जो कुल्हाड़ी जिस पे घिस के उसकी धार को तेज किया जाता है, एक वो पत्थर होता है, पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लो। तो वो पत्थर आपके पास है, ठीक है, और आप किसी के पास कुल्हाड़ी है, उसको क्या है, तेज करनी है। तो क्या करेगा वो, चाहेगा कि आप अपनी जो आपके पास वो तेज करने वाली चीज़ है, पत्थर है, उससे आप उसकी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर दें। तो वैसे तो आप तेज करेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, आपकी कोई मदद करेगा। क्यों मदद कर रहा है, क्योंकि उसका निजी स्वार्थ है उसमें। ठीक है, निजी स्वार्थ उसका क्या है कि उसको अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करवानी है, यानी अपना उल्लू उसको सीधा करवाना है।
तो इसको बोलेंगे टू हैव ए एक्स टू ग्रिंड। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है टू स्मेल अ रैट। क्या है इसका अर्थ? सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट या डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, मतलब दाल में कुछ काला होना, फील होना, मतलब कुछ आपको जैसे आप होता नहीं है कि आई स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। क्या है इसका अर्थ? कि जैसे आप बैठे हुए हैं कहीं पे, कहते हैं कि मुझे तो कुछ गड़बड़ फील हो रहा है यहाँ पर, मतलब वो क्या है, आप वहाँ की जो निगेटिव चीज़ है उसको फील कर रहे हैं, उसको आप स्मेल स्मेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बनाया गया है इसमें इडियम्स में कि टू स्मेल अ रैट। क्या है कि घर में मरे हुए चूहे रैट की बदबू आना, मतलब तुरंत शक हो जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या है कि घर में अगर किसी के कोई चूहा मर गया है और पता नहीं चला, वो किसी कहीं छुप के मर गया, अब क्या हुआ कि जब बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, ये इतनी बदबू क्यों आ रही है, कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हुआ है। तो उसको ऐसे रिलेट करके याद कर लो कि जब चूहा था वो मर गया तो उसकी जो स्मेल आने लगी, तो उससे क्या हुआ, घर वालों को पता चला कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है, यानी दाल में काला है। वैसे कुछ सस्पेक्ट ट्रिक टू डिसीट या डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी लिख के आ सकता है। ये एग्जैक्ट जो एसएससी के पेपर में लिख के आया है, मैं वही वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, और ये सारे वर्ड ब्लैक बुक से हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं, कॉल इट अ डे। ठीक है, कॉल इट अ डे, इसको कैसे याद करेंगे? पहली चीज़ तो इसका अर्थ क्या होता है, आज के लिए इतना ही। कॉल इट अ डे मतलब डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। 10 बार पूछा गया है। देखो क्या है कि थक कर कहना चलो अब इसे एक पूरा दिन यानी ए डे मान लें और काम को यहीं रोक देना। मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो कि जैसे थक कर कहना कि चलो अब इसे एक पूरा दिन मान लें और काम को यहीं रोक देना। कि जैसे आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, कोई काम कर रहे थे, लेकिन करते करते आप उस काम को आप थक गए, ठीक है, थक गए तो क्या कहते हैं, जैसे आप कठिन काम है कर रहे हैं तो थक गए, तो कहते हैं चलो ठीक है अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब कल से फिर से देखा जाएगा। मतलब अब आपको थकान फील हो गई, क्या हुआ, वो दिन आपके लिए काम करने के लिए उतना ही था, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ थकान फील हो गई तो आपने उस काम को वहीं पर बंद कर दिया। अब उस काम को आप नेक्स्ट डे से लेंगे, तो कॉल इट अ डे मतलब कि उसको एक दिन बोल दिया। जैसे इसको और अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि जैसे मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोग क्या काम कैसे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। तो दिहाड़ी का मतलब उनका क्या होता है कि जैसे सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, सुबह 8 से 5 बजे तक वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मान लिया आपके घर में कोई काम चल रहा है, अब उनको सामान चाहिए था, सामान हो गया ख़त्म आपके घर में, उस काम को करने के लिए जो इम्पोर्टेंट सामान था वो ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, आप जब सामान लेने गए मार्केट से, उसको लाने में आपने कर दिया लेट, ठीक है, आपने कर दिया लेट। तो और या फिर ये हुआ कि उनको पता चला कि आज सामान नहीं मिल पाएगा, दुकानदार ने कहा आज सामान नहीं मिल पाएगा, अब कल आइएगा तो मिलेगा, लेकिन वो सामान ख़त्म हो गया था मान लिया दोपहर के 2 बजे, लेकिन अब है नहीं तो लेबर काम कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि आज हम काम को यहीं पे समाप्त करते हैं, मतलब आज हम आज की दिहाड़ी यहीं तक समझते हैं कि आज का दिन पूरा हुआ। कॉल इट अ डे मतलब 2 बजे ही काम खत्म हो गया, तो इसको एक दिन मान लिया उन्होंने, जबकि दिन क्या था 8 से 5 का था, तो उसको 2 बजे ही दिन मान लिया, तो वो हो गया कॉल इट अ डे। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आओ अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है, एक मिनट देखिए, हाँ वर्ड है कि गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है कि एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या टॉक वेल एंड परसिसुअली, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि वाक पटुता की क्षमता, मतलब जिसको गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का मतलब बातचीत करने से रिलेटेड होता है, बात करना, ठीक है, गैप का मतलब होता है बात करना। तो जिसको गिफ्ट में मिला हो ये चीज़, कहते नहीं कि ये चीज़ ये इनको गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्टेड मतलब जिसको गिफ्ट में मिला हो बात करने का तरीका, उसके अंदर बात करने की इतनी अच्छी कला हो कि लगता हो कि इसको डायरेक्ट माँ सरस्वती ने गिफ्ट में दिया है ऐसा करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कुमार विश्वास को, ठीक है, कुमार विश्वास को अगर आप लोगों ने सुना होगा तो देखा होगा कि उनकी जो बात करने की कला है कितनी अच्छी है, मतलब कि आप सुनते जाएंगे तो बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं फील करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका 1 से 2 घंटे या 4 घंटे व्यतीत हो गया समय, आपको टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, बस आप सुनते जाएंगे, मतलब बातों में आप ऐसे घुल जाएंगे कि
कि टाइम का पता ही नहीं चलना। तो उसको क्या होता है, तो कहते नहीं है कि क्या इनको माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि इतनी अच्छी कला आती है इनको बोलने की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। याद करने का क्या तरीका है, अगर आप लोगों को वैसे नहीं समझ में आया तो बातचीत करने का गॉड से गिफ्ट मिला हो, यानी बहुत शानदार बोलने की कला होना, ठीक है। देखो कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अभी और भी आगे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, बस आप लोग बने रहिए। क्या है वर्ड, CI2I, CI2I, बी इन द फुल एग्रीमेंट, मतलब CI2I मतलब आंख से आंख मिलाकर बिल्कुल देखना, ठीक है। जैसे होता नहीं है, अभी समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। पूर्णतः सहमत होना, पहले देख लेते हैं कि निमोनिक्स क्या हमने लिखा है यहाँ पर, कि जब दो लोग बिना नजरें चुराए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखें, मतलब पूरी तरह सहमत यानी एग्री हैं। मतलब कि एग्री मतलब क्या है, बात को समझ गए एक दूसरे को। अब जैसे इसको हम लोग रिलेट करते हैं बढ़िया एक एग्जाम्पल से। क्या है कि जैसे कभी होता है कि आपके, मान लिया आप छोटे रहे होंगे, तो आपके घर में कभी रिश्तेदार आए, ठीक है, आपके घर में रिश्तेदार आए, तो क्या हुआ कि रिश्तेदारों को नाश्ता पानी अपना दिया गया, वो कर रहे थे, आप छोटे थे वहीं पे खड़े होके बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे उनके खाने को। हुआ क्या कि आपकी मम्मी ने देखा या पापा ने देखा, उन्होंने क्या किया, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब रिश्तेदार जो है ना, तो वो जैसे खा पी रहे हैं साथ साथ में, आपसे पूछ रहे हैं अरे खाओगे बेटा, अरे नहीं नहीं नहीं, घर वाले बोलने लगते हैं अरे बहुत सब खाया पिया है, इसको नहीं खाने की। लेकिन आप वहीं पे खड़े हुए हैं, अब जो आपके गार्जियन हैं उनको वो चीज़ बुरी लगेगी कि यार क्या यहाँ पे खड़ा हुआ है दिमाग ख़राब किए हुए। तो उन्होंने क्या हुआ, आपकी मम्मी ने या पापा ने आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल आपको घूर दिया, ठीक है। उससे आप समझ गए कि हमको यहाँ से क्या है, हट जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ आपसे बोला नहीं, बस आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको वो चीज़ समझा दी कि हाँ आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, और आप क्या हुए, उससे सहमत हो गए और वहाँ से निकल लिए। क्योंकि अगर नहीं निकले तो बाद में क्या है, मार पड़नी है 100%, कि इतना मैंने आप समझाया और समझ में नहीं आया तुमको। जबकि वहाँ समझाया किसी ने नहीं, समझाया कैसे, आंखों से समझाया, और आप समझ नहीं पाए इसलिए मार पड़ गई। और जो लोग समझ गए वो निकल लिए, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे लेंगे कि CI2I मतलब आंखों में आंखें डालकर अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। आओ अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है, 20 नंबर, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स। सिट ऑन द फेंस, देखो तटस्थ रहना या दुविधा में होना। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, 11 बार पूछा गया है। लड़ाई हो रही हो और आप बीच की दीवार यानी फेंस पर बैठ जाएं, मतलब आप किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। अगर समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ कैसे। कि जैसे मान लिया कोई किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, दो लोग हैं, दो पार्टियां हैं, और लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही है, मान लिया एक किसी भी चीज़ को लेके लड़ाई हो रही है और बीच में एक दीवार है ऐसे, ठीक है, दीवार है। अगर होता क्या है कि जैसे आप देखने गए आप, अगर इधर खड़े हो गए तो इधर वाला समझेगा कि ये इनकी साइड से आए थे, इधर खड़े हो गए तो ये सोचेगा कि इनकी साइड से आए थे। गांव मोहल्ले में ऐसा होता है, तो वो सोचेगा इनकी साइड से आए थे। तो हो सकता है बाद में ये आपसे लड़ जाए कि आप तो उनकी साइड थे, या आपकी उससे दोस्ती हो तो दोस्ती टूट जाए। तो क्या हुआ, आप देखने गए तो आपने क्या किया, अगर होशियार हैं तो आप बीच में बैठ गए। आप बीच में एक दीवार थी या कुर्सी कोई कुछ भी ऐसा था कि आप बीच में बैठ गए कि ना इनको फील हो कि मैं इनकी तरफ हूँ ना इनकी तरफ हूँ, मतलब मैं फेंस पे हूँ, मतलब बीच में हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टू फ्लॉग यानी बीट अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स क्या है कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, ठीक है। डेड हॉर्स था और उसको पीटना यानी कि बीट करना, पीटना, क्योंकि वो उठ जाए, ठीक है। क्या है, जैसे अभी इसको मैं रिलेट करूंगा बढ़िया तरीके से देखना, कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, ठीक है, किसी इम्पॉसिबल चीज़ को अटेम्प्ट करना यानी उस काम को करने के लिए ट्राई करना, यानी वेस्ट एनर्जी, ठीक है। नेगेटिव में इसका वो क्या है कि अपनी एनर्जी की वेस्ट करना। कि जैसे कोई हॉर्स है अगर मर गया है तो उसको आप कितना भी ठोको, कितना भी पीटो कि उठ जाए, तो कहाँ उठेगा, जो चीज़ मर गई, मुर्दा हो गई, वो कहाँ उठेगी। तो देखो इसका याद करने का तरीका है, मरे हुए घोड़े को यानी डेड हॉर्स को कोड़े मारना बेकार की मेहनत है, वो उठकर दौड़ेगा थोड़ी, ठीक है। अगर कोई घोड़ा मर गया है, इससे अच्छा निमोनिक्स कोई नहीं हो सकता। मैं इसको क्या ही बताऊं कि अगर कोई घोड़ा जैसे मर गया है और उसको कोई कोड़े मार मार कर उठा रहा है कि अब उठे फिर से चले, तो कहाँ चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं वर्ड से
तो इसका अर्थ यही होगा। अगला वर्ड देखते हैं 22 नंबर क्या है, अ ब्लेसिंग बून इन डिस्गाइज। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है, देखो, दुख के भेष में सुख। क्या है? अ ब्लेसिंग इन बून डिस्गाइज। क्या है? ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, और बून मतलब क्या होता है? श्राप। ठीक है, तो क्या है कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, यानी दुख के भेष में सुख आ जाए। क्या है? भेष बदलकर कोई ब्लेसिंग आना, जैसे नौकरी छूटने के बाद खुद का बिजनेस चल निकलना। समझ गए कि हुआ क्या कि कोई था और उसकी बढ़िया नौकरी थी, चल रही थी, उसमें लिमिटेड पैसा वो अपना कमा रहा था। क्या हुआ कि नौकरी गई उसकी नौकरी छूट गई, तो उसने क्या किया, अब करे क्या, काम धंधा तो करना ही करना है। ठीक है, तो बिजनेस में एक ऐसा होगा, बिजनेस उसका क्या हुआ, तो उसने क्या किया, बिजनेस सेट कर लिया। ठीक है, बिजनेस सेट किया और बिजनेस उसका क्या हुआ, चल पड़ा। चल पड़े का मतलब ये हुआ कि जितना वो उसमें सैलरी कमा रहा था उसके दुगना या उससे ज़्यादा कमाने लग गया। तो क्या हुआ, उसके लिए पहले तो अभिशाप था, नौकरी छूटना उसके लिए एक अच्छा उसके लिए न्यूज नहीं थी। ठीक है, दुख था, लेकिन हुआ क्या, उसकी वजह से उसने अपना बिजनेस सेट कर लिया। मतलब अगर उसकी नौकरी नहीं छूटती तो बिजनेस करने क्यों जाता, है कि नहीं है। तो जो आशीर्वाद था वो बून के रूप में आया। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट वर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर। समझ गए होंगे, अगर पानी से मछली को निकाल दें तो क्या होता है, तो ये एक असहज परिस्थिति होती है। पानी से मछली को निकालना, वो तड़पने लगती है, तो ये बहुत ही असहज स्थिति होती है। एन अनकम्फर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसुटेबल पोजीशन। ठीक है, मछली के लिए वो क्या है, अनफेमिलियर है, अनकम्फर्टेबल है और अनसुटेबल वो पोजीशन है। मतलब वही है कि मछली फिश को पानी से बाहर आउट ऑफ वाटर निकाल दोगे तो वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस करेगी, तड़पने लगती है। तो उसी को कहते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है 24 कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या डाइम। क्या है इसका अर्थ, तुरंत घटित होना। तुरंत घटित होने का मतलब है, देखो एसएससी में क्या वर्ड आया था इसका, विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली। मतलब कि कोई काम बिना हेजिटेशन के करना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होना जो बिना हेजिटेशन के हो गई, या इंस्टेंटली मतलब तुरंत हो जाना, तुरंत घटित हो गई हुई चीज़ें, तो उनको क्या बोलेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। देखो 10 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको निमोनिक्स कैसे याद करेंगे कि पुराने ज़माने में रेस शुरू करने के लिए टोपी यानी हैट नीचे गिराते थे, टोपी गिरते ही तुरंत एक्शन होना। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ देखी होगी, उसमें जैसे पता चले क्या होता था कि घोड़े की रेस होनी है। ठीक है, 2 घोड़ों की रेस होनी है या कोई ऐसी रेस होनी है, घोड़ों की रेस मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2 घोड़ों की रेस होनी है। और उसमें हुआ क्या कि उसको स्टार्ट कैसे करते थे, तो अब तो है बेल बजाते हैं या गिनती गिनी जाती हैं 1 2 3 गो। ठीक है, ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि हैट को गिराया जाता है। ठीक है, हैट गिरते ही, जैसे ही हैट जमीन पर गिरी तुरंत काम स्टार्ट, मतलब रेस तुरंत हो गई स्टार्ट। उसका ये सिग्नल होता था कि हैट जैसे ही गिरेगी तुरंत आपको रेस को स्टार्ट कर देना है। तो क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब कि हैट का गिरना, मतलब जैसे ही हैट गिरी आपका कार्य तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी तुरंत घटित हो गया। तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप एट टाइम या हैट। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब घोड़ों को होल्ड करना, बांधना। अब देखो ऐसे क्या है, घोड़ों को बांधना सीधा अर्थ निकल रहा है, लेकिन घोड़ों को बांधने का मतलब क्या है, बी पेशेंस, स्लो डाउन करना, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब अपने आप को रोकना किसी चीज़ से, अपने धैर्य रखना। क्या है कि जैसे दिमाग कहते नहीं कि दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ रहे हैं इनके। ठीक है, दिमाग के जो घोड़े हैं, अब कोई दिमाग के घोड़े थोड़ी ना है, तो क्या है कि वो बहुत दिमाग चला रहे हैं लोग, तो उसको बोलते हैं कि अपने दिमाग के जो घोड़े हैं उनको थोड़ा शांत करो। तो क्या है, होल्ड योर हॉर्सेस। तो वही है कि मतलब धैर्य रखो, इतना जल्दबाजी मत करो। देखो जल्दबाजी में भागती हुई सोच रूपी घोड़ों की लगाम खींच कर रोकना मतलब धैर्य रखना है। मतलब कि जैसे कोई सिचुएशन है उसको धैर्य से करना चाहिए। और होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने, समझ गए होंगे आई थिंक। अगला वर्ड देखते हैं, टाइम इस पर ज़्यादा नहीं देते हैं। देखो अगला वर्ड है इट्स रेनिंग कैट्स एंड
डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या है, मूसलाधार बारिश होना, हिंदी अर्थ होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, अ वेरी हैवी डाउनपोर। ठीक है, तो क्या है वर्ड क्या है, पहले हम लोग देखो वहां पे तो हमको यही मिलेगा ना, तो यहां से अर्थ निकालना है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इमेजिन करो, क्या है कि इमेजिन करो आसमान से बिल्ली और कुत्ते गिरने लगे, तो सोचो वो कितनी भारी यानी मूसलाधार बारिश होगी, है ना। इमेजिन करो कि जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही क्या हो कि आसमान से लगातार कुत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, कुत्ते गिर रहे हैं, बिल्लियां गिर रही हैं, तो वो क्या हुआ, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत जोर जोर से गिरने लगे हैं, तो क्या हुआ, वो मूसलाधार बारिश से हो जाएगा। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना, किसकी, कैट्स और डॉग्स की, तो बस ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट वर्ड है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हर मुमकिन प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई भी ऐसा स्टोन ना छोड़ना जिसको उसने पलट न दिया हो, मोड़ न दिया हो। तो मतलब क्या है कि कोई ऐसा, देखो कोई ऐसा स्टोन यानी पत्थर ना छोड़ना, कोई ऐसा जैसे कोई कार्य करना है तो उसको करने के लिए जितना पॉसिबल हो सकता था उसने सारे प्रयास अपने कर दिए। मतलब इतना कठिन कार्य था कि उसको करने के लिए अपना उसने पूरा जी जान लगा दिया। कोई भी कार्य आप, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या कुछ लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी जान झोंक के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जितने भी पत्थर उस मार्ग में आते हैं, आपकी तैयारी में जितने भी रुकावटें आती हैं, क्या है आप लोग उसको पार करते हैं, पूरा मतलब अपना प्रयास करते हैं, हर मुमकिन प्रयास करना। आप हर मुमकिन प्रयास करते हैं तो उसको बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स फॉर ऑफ एक्शन, क्या है कि गुम हुई कीमती चीज ढूंढने के लिए जमीन का हर पत्थर पलट कर देख लेना, हर संभव प्रयास करना। तो इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। क्या है, ये निमोनिक्स है कि जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई है और आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं, जैसे मान लिया चाबी आपकी कहीं खो गई, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने में आप क्या करेंगे, जब आप जैसे मान लीजिए इस रास्ते पे गए और इस रास्ते पर जितनी भी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके नीचे आपकी चाबी छिप सकती थी, मतलब कोई पत्थर है, कोई कहीं पत्ता गिरा पड़ा है या कोई पन्नी पैकेट है, तो आप क्या करेंगे, उसको पलटते हुए देखते जाएंगे, कहीं इसके नीचे नहीं चली गई, कहीं इसके नीचे नहीं चली गई। मतलब अपना आप हर मुमकिन प्रयास करते जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, क्या था कि बैग में आपने एक कैट रखी हुई थी। ठीक है, बैग में आपने कैट रखी हुई थी छिपा के, और हुआ क्या कि पता नहीं कैसे चैन खुल गई, क्या हुआ कि वो बाहर आ गई। अब वो बाहर आ गई कि मतलब क्या हुआ, आपका भेद खुल गया। कौन सा भेद खुल गया कि आप अपने बैग में कैट छिपा के रखे हुए थे। ठीक है, मान लिया कोई है, आप बस में जा रहे हैं, उसने क्या किया हुआ है, अपने बैग में कैट रखा हुआ है, किसी को पता नहीं है इसमें कैट है, उसको लगता है कि इसके अंदर क्या है, अपना सामान रखा होगा, कपड़े रखा होगा। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से वो बिल्ली उसमें बाहर आ गई, तो सब लोगों को पता चल जाएगा ना, उसका भेद खुल जाएगा कि इसने तो बैग में क्या रखा था, बिल्ली रखी थी। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, क्या हुआ कि उसने केयरलेसली मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, चैन कैसे खुल गई, तो और उसका सीक्रेट बाहर आ गया बाई मिस्टेक। तो वही है, इसका निमोनिक्स वही है कि छुपाकर बैग में लाई गई बिल्ली अचानक बाहर कूद जाए, यानी आपका छिपा हुआ राज खुल जाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक। नट का मतलब क्या होता है, अखरोट। नट का मतलब अखरोट होता है और उसको तोड़ना है। ठीक है, एक हार्ड है, मतलब नट वैसे भी, अखरोट वैसे भी हार्ड होता है और वो और हार्ड है। ठीक है, नट तो हार्ड होता ही है, लेकिन उसको बोला गया हार्ड नट, तो और हार्ड है और उसको तोड़ना है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कार्य बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए, डिफिकल्ट टास्क होगा, मुश्किल होगा। अ टफ चैलेंज, मतलब वो उसको तोड़ना आपके लिए एक बहुत ही टफ चैलेंज है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि लोहे के चने चबाना। ये लोहे के चने चबाना एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में यही आएगा, डिफिकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंज। इस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्या है, हम लोग इसको रिलेट कैसे करेंगे, नट हार्ड और क्रैक। ऐसे देखो कि क्या है, अखरोट नट इतना हार्ड है, यानी इतना कड़क है कि टूटना यानी उसको क्रैक करना ही नहीं,
यानी कि टूट ही नहीं रहा है, यानी बहुत ही मुश्किल काम है इस कार्य को करना। आओ अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड है 30, अ रेड लेटर डे। बताओ इसका अर्थ क्या होगा? अ रेड लेटर डे क्या है कि एक महत्वपूर्ण दिन, एक महत्वपूर्ण दिन। इंग्लिश में क्या लिख के आएगा? एन इम्पॉर्टेंट डे, या मेमोरेबल डे, या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे कि कैलेंडर में जो भी छुट्टी या त्योहार का दिन होता है वो किस कलर से होता है? बताओ। कैलेंडर में जो छुट्टी के दिन होते हैं वो लाल रंग से होते हैं। ठीक है, किसी कैलेंडर में अलग कलर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सबने देखे होंगे कि रेड कलर का होता है। जैसे संडे आया तो संडे क्या होगा? लाल लिखा होगा, बाकी सारे ब्लैक से लिखे होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, जो छुट्टी वाला दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, उसका लोगों को इंतजार रहता है कि वाह छुट्टी का दिन आएगा तो हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लोग मतलब उस चीज़ को पहले से प्लान रखते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो ऐसे रिलेट कर लो कि जो कैलेंडर में रेड वाले दिन होते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी अल रेड लेटर डे, जो कैलेंडर में रेड लेटर वाले डे होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस वर्ड को। अगला वर्ड है कि ऐड फ्यूल टू द फायर फ्लेम्स। फायर और फ्लेम्स मतलब कि क्या है कि आग में घी डालने वाला काम करना। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। ऐड फ्यूल मतलब फ्यूल को आग में डालना, यानी कि आग में घी डालना। मेक थिंक वर्स या वर्स्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या था कि आग लगी हुई थी, मतलब आग लगी होने का मतलब क्या था कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, बहुत अच्छे से झगड़ रहे थे। हुआ क्या कि कोई तीसरा आया और कोई पुरानी बात ऐसी खोद दी कि जो अगले ने उसके साथ गलत की हुई थी। अब जो सामने वाला था उसको और क्रोध आया और गुस्सा आई, और उसको पहले तो झगड़ा हो रहा था और फिर क्या हुआ, उनका मार हो गया। कहते नहीं है कि मैं मीम देखा होगा सबने, उसमें होता है कि मैं गया, हमारे दोस्त लड़ रहे थे, आखिर मैं गया तो उनके बीच मैंने मार करवा दिया। ठीक है, झगड़ा करवा दिया। तो वैसे रिलेट कर लो कि आग में घी डालने का कार्य किया। जलती हुई आग फायर में पेट्रोल डालकर, मतलब दो लोगों की लड़ाई को या गुस्से को और भड़काना। समझ गए होंगे। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 32। क्या है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बीती बातों पर अफसोस करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे कि आपने दूध रखा गर्म होने के लिए दूध रखा गया, लेकिन हुआ क्या कि वो बह गया बाहर। आप कोई कुछ और काम करने लग गए और उतने में वो जो चूल्हा था उस पर पूरा फैल गया। तो क्या हुआ, अब आपको अफसोस होगा कि यार हम फर्जी उधर परेशान हो गए थे, अगर इधर ध्यान रखते तो ये नहीं बहता। अब इसको हमको क्या होगा, साफ करना पड़ेगा। तो उस बात पर अफसोस जाहिर करना। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब जो दूध था वो बह गया तो उस पर अफसोस जाहिर करना। तो देखो क्या है, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब पास्ट में जो लॉस हो गया उस पर कंप्लेन करना। तो इसको कैसे याद करेंगे? दूध जमीन पर गिर गया यानी स्पिल्ट हो गया, तो उसके ऊपर रोने क्राई करने से वापस नहीं आएगा, अफसोस बेकार है। ठीक है, तो ऐसा इसका अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्या है कि थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन इसका हिंदी अर्थ होता है हर हाल में। इंग्लिश में क्या आता है इसका लिख के? सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मतलब किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट करना, सहायता करना। क्या है, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें जितने भी वर्ड है ना, अभी जितने भी आगे वर्ड आएंगे 40 तक हम लोग करेंगे आज, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे ना तो कभी भूलना आपको है ही नहीं है। अब अभी तक आप लोग याद करते होंगे, 5 मिनट में पता चला भूल गया। अगली बार जैसे वर्ड आ गया दिमाग खराब की, अब यार क्या था इसका अर्थ, तो रिलेट करके ऐसे याद करोगे ना कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। देखो वर्ड क्या है, निमोनिक्स क्या है कि रास्ता चाहे घना थिक हो या पतला या थिन हो, मतलब रास्ता चाहे थिक हो या थिन हो, सच्चा दोस्त हमेशा साथ चलेगा, यानी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। ठीक है, थिक एंड थिन का मतलब क्या है कि आपके लिए चाहे परिस्थिति आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन क्या है जो आपका सच्चा फ्रेंड है या आपका जो परिवार है, आपके जो साथी हैं, वो लोग क्या है हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि थ्रो थिक एंड थिन्स, मतलब कि
हर परिस्थिति में आपके साथ रहना, हर हाल में आपका सपोर्ट करना। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है, एक सेकेंड, टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक का मतलब क्या है? कोई परिणाम ना निकलना। ठीक है, टू इंड इन स्मोक का मतलब कोई परिणाम ना निकलना। टू कम टू नथिंग, इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। ठीक है, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे कि मेहनत के प्रोजेक्ट यानी कागजात आग में जलकर बस धुआं, स्मोक बन गए, हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक है, क्या हुआ कि आप कुछ कार्य किए थे, कुछ प्रोजेक्ट थे, आपके कागजात थे, आग में जलकर बस धुआं हो गए और उसका कोई अर्थ नहीं निकला, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक है, एक तो निमोनिक्स ये है। दूसरा मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है तो बता देता हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या होता है जब सिगरेट पीते हैं तो उनके हाथ क्या लगता है? लास्ट में सिगरेट लिया और अपना पी रहे हैं, पीते पीते हुआ क्या, लास्ट में सारा धुआं बन के उड़ गया, उनके हाथ तो कुछ लगा नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? टू इंड इन स्मोक, मतलब कोई परिणाम नहीं निकलना। ठीक है, सिगरेट पी के कोई परिणाम नहीं निकला। टू कम इन नथिंग, इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है ऑल एट सी, फील एट सी। ठीक है, ऑल एट सी या फील एट सी, इसका अर्थ क्या होता है? असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति मतलब कि ऑल एट सी या फील एट सी। सी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा समुद्र होता है। और देखो इसका पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं, पूछा क्या कैसे जाता है ऑल एट सी और फील एट सी। इसके लिए वर्ड आता है पजल्ड। ठीक है, असमंजस में फंसना या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। ठीक है, खो जाना या कन्फ्यूज हो जाना, असमंजस की स्थिति बन जाना। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसको याद करेंगे, बीच समुद्र में आपकी नाव फंस जाए, चारों तरफ पानी ही पानी, समझ में नहीं आएगा कहाँ जाएं, कन्फ्यूजन। क्या है कि आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं जा रहे थे का मतलब क्या है कि पहले लोग जब यात्रा करते थे समुद्र में नाव से, जब कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा, तो कैसे खोजा कि पता चले उस टाइम जब भारत की खोज के लिए लोग निकलते थे, मतलब भारतीय मार्ग की खोज के लिए लोग निकलते थे, तो समुद्र बहुत बड़ा था। तो उसमें जब वो चलते जाते थे तो एक स्थिति ऐसी आती थी कि उनको समझ में नहीं आता था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मतलब वो लोग वहाँ पे खो जाते थे। ऑल एट सी मतलब उनके लिए एक असमंजस की स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाती थी कि अब किधर जाएं, अब तो दिशा का कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो जब कंपास का आविष्कार हुआ तब जाके उनको दिशा का पता चलने लगा कि हाँ हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि उनको दिशा का पता नहीं चलता था। तो जब वो समुद्र में पहुंचते थे तो वो उनके लिए ऑल एट सी होता था कि मतलब सारा समुद्र एक जैसा दिख रहा है, अब हम जाएं तो जाएं किधर, किस दिशा में जाएं। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। आओ अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है कि बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, च्यू मतलब क्या होता है? च्यू मतलब होता है चबाना। ठीक है, मोर देन वन कैन च्यू, देखो इतना सिर्फ पढ़ो, मोर देन वन कैन च्यू मतलब कि एक जितना चबा सकता था उससे ज़्यादा, मतलब मोर देन उससे ज़्यादा चबाना, मतलब उसकी क्षमता थी जितना चबाने की उससे ज़्यादा वो चबा रहा है, बाइट ऑफ कर रहा है। तो क्या होगा इसका अर्थ? देखो, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल मतलब कि एक आदमी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकता था उसको उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो उसको बोलेंगे बाइट ऑफ मोर वन देन वन कैन च्यू। आप लोग जब ये वर्ड आए ना तो इसको बस इतना वर्ड पढ़िए, मोर देन वन कैन च्यू मतलब कि एक आदमी जितना चबा सकता था उसको उससे ज़्यादा चबाने के लिए दे दिया गया। तो वो क्या हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई। देखो क्या है कि मुंह में इतना बड़ा निवाला रख लेना या बाइट रख लेना जिसे चबाया या च्यू ही ना जा सके, क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट। क्या है? बाइट द बुलेट। इसका अर्थ क्या होता है? मजबूरी में स्वीकार करना। ठीक है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब बाइट माने क्या होता है? चबाना। ठीक है, बाइट मतलब चबाना या निवाला लेना। क्या, किस चीज़ का? बुलेट का। ठीक है, बुलेट जो होती है उसका निवाला लेना। तो कोई बुलेट का निवाला ऐसे तो बहुत आसानी से नहीं लेगा
क्योंकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो क्या है, मजबूरी में है, ठीक है। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब मजबूरी में उस कार्य को करना। इसके जो निमोनिक्स हैं क्या हैं कि पुराने समय में दर्द सहने के लिए सैनिक को गोली यानी बुलेट को दांतों से चबाने या बाइट करने को दी जाती थी, ठीक है। मतलब ये ऐसा बताया गया है कि पुराने समय में जो सैनिक होते थे, जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, तो उनको बुलेट को चबाने के लिए दिया जाता था। मतलब उनको इतना दर्द दिया जाता था कि वो उनको दर्द सहन करने की क्षमता बढ़े उनकी, ठीक है। तो ऐसा रिलेट कर लो। या बाइट द बुलेट, मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बुलेट कोई आसानी से तो नहीं चबाता है। कब चबाता है, जब उसके लिए वो इस परिस्थिति जो है वो अनप्लीजेंट होती है, मजबूरी होती है उसके लिए, तभी चबाएगा। आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है, ऑन क्लाउड 9। क्या है, ऑन क्लाउड 9 का मतलब 7वें आसमान पर। ऑन क्लाउड 9 जैसे हिंदी में कहावत है 7वें आसमान पर होना, तो वैसे इंग्लिश में है ऑन क्लाउड 9, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना। क्या है कि 9वें बादल पर बैठना, यानी हिंदी में 7वें आसमान पर होने का इंग्लिश में क्या है, 9वें आसमान पर होना, मतलब खुशी के मारे हवा में उड़ना। समझ गए होंगे कि जैसे हिंदी में कहते हैं ना 7वें आसमान में, तो वैसे इसमें इंग्लिश में 9वें आसमान में होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है स्नैक इन द ग्रास। स्नैक इन द ग्रास, इसका अर्थ होता है आस्तीन का सांप, मतलब जो आपके साथ ही रहे और आपका विश्वासघात करे, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। मतलब एन अनरियलाइबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनेमी, ठीक है। जो आपके साथ ही रहे, मतलब आपका सीक्रेट एनेमी है और आपके साथ ही रहे और आपका ही काटता रहे, समझो, ठीक है। उसको बोलते हैं स्नैक इन द ग्रास। स्नैक इन द ग्रास देखो ऐसे रिलेट करो, क्या है कि हरी घास में छिपा हरा सांप जो दिखाई ना दे और मौका देखकर डस ले। समझ रहे हो ना, कि जैसे कोई है, मतलब कोई सांप है, वो जैसे ये हरी घास है, मान लिया ये हरा कलर है ना, हरी घास है, इसमें ग्रीन कलर का ही सांप, जैसे अभी दिखाते हैं आपको, ऐसे देखो इसमें ग्रीन कलर से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं ना दिखे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अब जैसे मौका मिलते ही ये सांप हो और किसी को डस ले, तो उसको बोलेंगे कि जैसे पता नहीं चल रहा था, वो था तो आपका विरोधी, मतलब था तो आपका दुश्मन, लेकिन जब उसको मौका मिला तब उसने डस लिया, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, 12 बार पूछा गया है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है, क्या है, टू मिस द बोट, ठीक है। टू मिस द बोट या फिर बस, ठीक है। टू मिस द बोट या फिर बस, दोनों के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपने क्या किया, बस ही छोड़ दी। जैसे आप मान लिया किसी शहर में पढ़ने के लिए रहते हैं और वहाँ आते हैं किस चीज़ से, बस से, और आपके साइड से बस एक ही बस चलती है, उसका एक टाइम है कि उस टाइम पे वो बस चलती है। आप जब उस टाइम पहुँचेंगे तो बस मिलेगी, अगर वो छोड़ दिए तो वो नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ कि आपने उसको मिस कर दिया। मिस करने का मतलब वो मौका आपने गंवा दिया, गंवा बैठना, किसी मौके को गंवा बैठना। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी मौके को लॉस एन अपॉर्चुनिटी, या फिर उसको खो देना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को खो देना 11 बार पूछा गया है। देखो क्या है कि बस स्टैंड या बंदरगाह पर लेट पहुंचना और बस या नाव बोट मिस कर देना, मतलब अच्छा मौका गंवा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ, टू मिस द बोट। अब देखो हम लोगों ने आज के 40 वर्ड कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 40 वर्ड का एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। और ये फास्ट रिवीजन कैसे होगा कि मैं सिर्फ वर्ड पढ़ूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ वर्ड पढ़ूंगा और आप लोगों को उसका मीनिंग बोलते जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। देखो बस आपके 2 मिनट और चाहिए, क्योंकि देख अगर यहाँ से याद करके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में PDF कोई खोल के इतनी जल्द नहीं देखता है, और अब देखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से अगर पढ़ाया गया है तो देखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहला वर्ड क्या था, बीट अबाउट अराउंड द बुश, बताओ इसका अर्थ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, स्पिल द बीन्स, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वंस इन अ ब्लू मून, फेस द म्यूजिक, अंडर द वेदर। रिलेट करते रहिए, जो भी मैंने बताया है रिलेट करते रहिए।
अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है बरी द हैचेट, वाइल्ड गूज चेज, एट द 11th आवर, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्रेक द आइस, गेट इन टू हॉट वाटर, हिट द नेल ऑन हेड, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू स्मेल अ रैट, कॉल इट अ डे, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट वर्ड है CI2I, आंख से आंख मिलाकर देखना, CI2I, सिट ऑन द फेंस, टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स, मुर्दे को पीटना, अ ब्लेसिंग बून इन डिस्गाइज, अ फिश आउट ऑफ वाटर, एट द ड्रॉप ऑफ हैट डाइम, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और डाइम मतलब टोपी गिरा देना। बताओ, होल्ड योर हॉर्सेस, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्लियों की बरसात हो जाना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, अर्थ आपको सोचना है, ठीक है। और साथ में जो SSC में पूछे गए हैं वर्ड पर से चलिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ रेड लेटर डे, एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, थ्रो थिक एंड थिन, टू एंड इन स्मोक, ऑल एट सी और फील एट सी। बताओ, अब इसके आगे मैं पढ़ूंगा मीनिंग और आपको उसके इडियम से सोचना है, ठीक है। पढ़ता हूँ मीनिंग। टेक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। इसके लिए बताओ क्या इडियम से यूज होगा, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग। बताओ, एक्सट्रीमली हैवी एंड एक्साइटेड, extremely happy and excited, an unreliable and deceitful person और a secret enemy। secret enemy के लिए क्या आया था? लास्ट वर्ड है to miss an opportunity और loss और an opportunity। ठीक है, तो ये थे आज के 40 वर्ड। अब देखिए, कल इसी समय आप सभी के सामने पार्ट 2 आएगा, ठीक है। इसी समय आपके सामने कल इसका पार्ट 2 आएगा, और जिसमें मैं अगले इसके 40 इडियम्स करवाऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं आप सभी को 200 मोस्ट रिपीटेड, जो इसके मोस्ट रिपीटेड हैं, जो पूछे गए हैं SSC एग्जाम्स में, वो वर्ड्स करवाऊंगा। तो कल इसी समय इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें अगले 40 इडियम्स होंगे। अगर आप इसका पार्ट 5 तक, मतलब इसके देखो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे 40 का मैं करवा रहा हूँ, तो टोटल 5 पार्ट बनेंगे। और अगर आप पूरे 5 पार्ट तक साथ रहें, तो मैं ये वादा कर सकता हूँ कि SSC के सभी इम्पॉर्टेंट इडियम्स आपकी वोकेबलरी में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर आप 5 वर्ड तक मेरे साथ बने रहे, तो मैं एक गारंटी लेता हूँ, ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो अभी तक आप लोगों के साथ होता था ना कि याद किए भूल गए, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे रिलेट करके याद करवाऊंगा आपके डेली लाइफ से कि बिल्कुल आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आए तो टाइम तक आप तक पहुंच जाए। और साथ ही जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इसकी PDF डाल दी जाएगी, फ्री में आपको मिलेगी वहां से PDF, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब रिवीजन करना होगा तो ये बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।